तो हेलो। अब हमने अभी हेनरी लॉस देख लिया था लास्ट वीडियो में। और हेनरी लॉ अब आपको मालूम है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड उस केस में डील करता है। अब दो केस और बचे हैं कि लिक्विड लिक्विड का जो बाइनरी सॉल्यूशन है वो, और सॉलिड इन अ लिक्विड जो बाइनरी सॉल्यूशन है वो। तो पहले हम ये देखेंगे कि लिक्विड, दो लिक्विड्स का जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। उसके पहले ये देख लें हम कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए लास्ट क्लास में ये पढ़ा होगा आपने, बट ये क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक एनक्लोज्ड कंटेनर है, ठीक। इनिशियली यहाँ पे वैक्यूम है, वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इनिशियली यहाँ पे वैक्यूम है और यहाँ पे मैंने कोई लिक्विड रखा, और ये लिक्विड होगा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल यानी कि जो एवोपरेट होता है, ठीक है। तो ये एवोपरेट होना स्टार्ट होगा, एवापोरेशन होगी प्रोसेस, और धीरे धीरे यहाँ पर इसी के जो है मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। फिर एक स्टेज ऐसा आएगी जब ये आपस में यहाँ पे ये कोलाइड होके और वापस हो यहाँ पे लिक्विड फेज में जाने लगेंगे, जिसको बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। तो जब ये एवोपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाएगा तो एक इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन हो जाएगी। और जब हम फिर यहाँ पर कोई भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाकर जो भी प्रेशर हम रिकॉर्ड करेंगे वो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट कहलाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि व्हेन अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद द with its vapor phase, the pressure known as vapor pressure, this pressure is known as vapor pressure, ठीक है। इतना समझने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या है कि दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का हम सॉल्यूशन रखेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि इसका फिर प्रेशर में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जब लिक्विड लिक्विड के दो सॉल्यूशन बनाया गया तो इसको स्टडी करी एक केमिस्ट थे, राउल्ट। राउल्ट्स ने इस तरह के सॉल्यूशन की स्टडी करी और एक लॉ फॉर्मुलेट किया जो कि राउल्ट्स लॉ कहलाता है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच component of solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। यानी कि जब ये दो, अगर हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को अब हम इस कंटेनर में रखेंगे और इसको एनक्लोज करेंगे तो जो यहाँ पे टोटल प्रेशर आएगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा। ये तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है ना। P1 प्लस P2। तो राउल्ट्स ने क्या कहा कि ये जो P1 है और ये P2 है ये रिस्पेक्टिवली इनकी वैल्यू होगी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है उसी के प्रोपोर्शनल होगी। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस केस में आएगा वो उस सॉल्यूशन उस लिक्विड का वेपर प्रेशर आएगा। यानी कि P1 जो आएगा वो x1 P1 नॉट आएगा और P2 जो आएगा वो x2 P2 नॉट आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं पुट कर दूं वैल्यू P टोटल इज x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, और जो x1 प्लस x2 1 होता है तो मैं x1 को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस x2, 1 माइनस x2 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। तो जब मैं प्रॉपरली रीअरेंज कर लूंगा तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा कि P टोटल इज P1 नॉट प्लस P2 माइनस P1 नॉट, अज्यूमिंग दैट P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट, ठीक है। ये मान के रख रहा हूं मैं कि P2 नॉट जो है वो P1 नॉट से बड़ा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन ये जो आई है इससे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। क्या क्या कंक्लूजन कि एक तो ये कि टोटल वेपर प्रेशर को
एक किसी भी कंस्टिट्यूएंट के मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि P1 नॉट और P2 नॉट हमको इंडिपेंडेंटली सबके पता है। तो पी टोटल, अगर हमको किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम पी टोटल निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये किस तरह का रिलेशन आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। तीसरी चीज, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है। तीसरा पॉइंट समझने के लिए हमको इसको प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ में। तो मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ प्रेशर का कोऑर्डिनेट और यहाँ ले लेता हूँ मोल फ्रैक्शन का कोऑर्डिनेट। ठीक है। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि पूरा क्या है, पूरा सब्सटेंस 1 है प्योर, सेकेंड सब्सटेंस 0 है। तो इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर प्योर सब्सटेंस का, और यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस 1 हो जाएगा और 1 सब्सटेंस 0 हो जाएगा। और क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि P2 नॉट बड़ा है तो थोड़ा उसको ऊपर प्लॉट करूंगा। ठीक है। और चूंकि इन दोनों, अब 2 पॉइंट मुझे मिल गए और इन दोनों पॉइंट को कैसे जान करना है, स्ट्रेट लाइन से, तो सीधा सीधा ये रिलेशन आ जाएगा, P1 नॉट प्लस P2 माइनस P1 नॉट नॉट एंड x2। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। यानी कि जैसे जैसे एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड बढ़ रहा है। ठीक है। ये तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, यहाँ पर x इंक्रीज हो रहा है, x2 मान लो इंक्रीज हो रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि राउट्स लॉ अगर पूछा जाए तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है। पहले आप यही लिखेंगे और फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, और फिर टोटल प्रेशर कैसे डिराइव होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको याद रखिए और इसी तरह से आपको लिखना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि हेनरी लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ राउट्स लॉ, राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ क्यों है, अब देखिए हेनरी के अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि P इज इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है। और राउट्स लॉ से हमको ये पता है कि P इक्वल टू एक्स, P इज इक्वल टू एक्स, P नॉट आएगा इसमें, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है। तो अब लेफ्ट तरफ तो दोनों P दोनों में सेम है, राइट तरफ भी एक्स है एक्स। तो स्पेशल केस राउट्स लॉ हेनरी लॉ का कब हो जाएगा, यदि के एच और पी नॉट बराबर हो जाए। तो देखिए ऐसा कब होगा, मान लीजिए जो वेपर जो गैस कंपोनेंट हम हेनरीज लॉ में लेते हैं और बाइनरी लिक्विड लेते हैं हम राउल्ट्स लॉ में। तो मान लीजिए गैस कंपोनेंट या जो बाइनरी लिक्विड या सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। ठीक है। अब उसका कंसंट्रेशन यदि बहुत ही कम है तो उसका जो वेपर्स हैं वो भी बहुत कम रहेंगे। तो यानी कि जो वेपर प्रेशर टोटल आएगा दोनों कंपोनेंट्स का वो लगभग लगभग पी नॉट के बराबर ही आएगा। फिर से देख लीजिए इसको, मान लीजिए ये बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है।
अब इसमें एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, x1 इज वेरी वेरी लेस देन x2। तो जो पी टोटल का इस केस में एक्सप्रेशन है x1 p1 नॉट प्लस x2 p2 नॉट, p2 नॉट। तो x1 चूंकि बहुत कम है x2 से, तो ये टर्म टर्म ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो p क्या आ जाएगा, रफली इक्वल टू p2 x2 p2 नॉट। ठीक है, और ये सेम कैसा लग रहा है, इस एक्सप्रेशन जैसा लग रहा है ना, हेनरी लॉ जैसा। यानी कि अगर एक कंपोनेंट कंसंट्रेशन बहुत कम है तो के एच की बराबर, के एच जो हो जाता है वो पी टू नॉट के बराबर हो जाता है। तो दिस इज हाउ Raoult's law become a special case of Henry law only when KH is equal to P2 P naught and the concentration of solute is very very less। ठीक है।